मॉर्निंग क्लास 10th शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब टॉपिक सीकर पीजेंट मूवमेंट। हम लोग ने लास्ट क्लास के अंदर बिजोली पीजेंट मूवमेंट डिस्कस किया था और मेनली पीजेंट्स की जो कॉजेज होती है वो डिस्कस किया था। तो बिजोली पीजेंट्स में हम लोग ने देखा था कि दे आर मोस्टली मोर देन 3 लीडर्स जो थे अलग अलग करके दे हैव रूल्ड पर्टिकुलर ईयरली। और लास्ट में जो रूलर था जिसने लीड किया था उस मूवमेंट को वो विजय सिंह पाठक थी, और जिसके कारण जब उन्होंने लास्ट में उनको कहा था फार्मर्स को, दैट वाज 1927 में, कि वो जो है अपनी जो कल्टिवेटेड लैंड है वो अभी गिव अप कर दे, लेफ्ट कर दे, तो उसके कारण गवर्नमेंट जो प्रेशराइज हो जाएंगे और उसके बाद उनकी डिमांड्स जो भी है वो फुलफिल करेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इनका कॉन्ट्ररी उल्टा हो गया था और गवर्नमेंट ने क्या था, ऑक्शंस कर दिया था लैंड को, और न्यू फार्मर्स जो थे उन्होंने लैंड को क्लेम कर लिया। तो इस इंसिडेंट्स के कारण पाठक को मोस्टली रिस्पॉन्सिबल समझा गया एंड ही हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम दैट मूवमेंट, उनको हटा दिया गया। लेकिन पीजेंट्स की जो मूवमेंट थी वो कंटिन्यू रखी। अब उनका डिमांड था दैट दे शुड गेट द लैंड बैक, अपनी ज़मीन वापस ले ले, और इस मूवमेंट को उन्होंने कंटिन्यू रखा टिल दैट वाज 1941 तक इनका मूवमेंट चलता रहा। अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आज सीकर पीजेंट मूवमेंट। तो उसी तरह से यहाँ पे सीकर में भी पीजेंट्स ने मूवमेंट किया था। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया था पीजेंट्स दे हैव ट्राई टू रिवॉल्ट, जो भी उनके साथ प्रॉब्लम हुई थी, उनको एक्सप्लॉइट किया गया था, उनका यूज़ किया गया था ऐसा बेगार बोल के या फिर लैंड रेवेन्यू से। तो सभी एरिया में पेजेंट ने मोस्टली दे स्टार्टेड टू रिवॉल्ट इन द सेंस कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने गवर्नमेंट को बताना चाहते थे ताकि उसका जो गवर्नमेंट है वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, सॉर्ट आउट करे। और जब गवर्नमेंट ने नहीं सुना तो उनका ये मूवमेंट जो था, ये रिवॉल्ट नहीं, ये मूवमेंट था, तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी गवर्नमेंट उनकी बात ना माने। तो इसी तरह से पीसफुली ये मूवमेंट थी। नाउ सीकर पीजेंट मूवमेंट में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था व्हेन द न्यू राव, जो सीकर के राव थे वो नए, जब उनको घोषित किया गया सीकर स्टेट्स के राजा कल्याण सिंह जब ये बने तो इन्होंने क्या किया, व्हेन ही बिकम द राव ऑफ द सीकर ही इंक्रीज द रेवेन्यू। उन्होंने रेवेन्यू जो था वो इंक्रीज कर दिया 20 से 25%। अब वो जो लैंड रेवेन्यू थी, जो लैंड टैक्स था, वो उन्होंने 25 से, तो सोचो 25 से डायरेक्टली 50, तो ये मतलब इनका डबल हो गया। तो यहाँ पे टैक्स जो पहले लोग देते थे, पीजेंट्स देते थे 25%, अब सडनली उन्होंने 25 से 50 कर दिया। तो ये सचमुच पीजेंट्स को, किसी को भी प्रॉब्लम आएगा कि सडनली इतना ज़्यादा कैसे टैक्स हम पे करेंगे, रेवेन्यू टैक्स पे करेंगे। तो उन्होंने इससे लोगों को क्या बताया कि वाई ही हैज़ डन दिस। इनका प्रेटेंड क्या था, ऑन प्रेटेंड ऑफ ओवर एक्सपेंडिचर्स। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा खर्च हो गई है, एक्सपेंडिचर्स हो गए, जो लास्ट रॉ थे, जो उनकी फर्नल्स मीन्स जो अंतिम तिथि होती है उसके कारण उन्होंने बहुत कुछ खर्च किया था उनके लिए। साथ साथ जब इन्हें राजा ऐसा राव डिक्लेयर किया था, इनथ्रोनमेंट, जब उनको राव डिक्लेयर किया था, उसकी जो एक सेरेमनी होती है, ठीक है ना, तो इस तरह से इनके इनथ्रोनमेंट में जो उनको बनाया गया राव, ऐसा सोपित किया गया, तो एक प्रोग्राम होता है, सेरेमनी होती है, तो इसमें पैसे खर्च हुआ और फेडरल्स में बोला गया, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। सो ही इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू, तो इसके कारण उन्होंने लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज किया है। साथ साथ उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट ईयर दैट कंसेशन जो है रेवेन्यू में वो मिल जाएगा। कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर, क्योंकि जब ये साल इनका जो प्रॉब्लम है, जो पैसे खर्च हुए थे वो वापस आ जाएंगे थ्रू कंसेशन टैक्स के थ्रू, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो उनको फार्मर्स को कंसेशन दे देंगे, मतलब उनको और छूट दे देंगे। बट 1923 में नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, राव बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रियर प्रॉमिसेस। तो जैसे नेक्स्ट ईयर तो पीजेंट थे वो वेट कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं, 1 ईयर में हम प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा तकलीफ सह, दैट वाज 1922। बट 1923 में राव जो थे अपनी प्रॉमिस से पीछे हट गए, और जो कंसेशन देने का बात था वो सारा उन्होंने बैकआउट कर लिया कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मैं कंसेशन नहीं देने वाला हूँ। फिर क्या हुआ, तो अब उनको तो प्रॉब्लम थी क्योंकि 25 से 50% था। अब ये क्या करेंगे, तो
दे वॉन्ट टू डिस्कस विद द प्रॉब्लम विद द दैट वॉज राव, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं था. सो दे नीड सम लीडर. तो अंडर द लीडरशिप ऑफ मिनिस्ट्री कहा गया, मिनिस्ट्री ऑफ राम नारायण चौधरी ऑफ राजस्थान सेवा संघ. तो इनके अंडर में जो मिनिस्ट्री ऑफ राम नारायण चौधरी जो थे मिनिस्ट्री में थे राजस्थान सेवा संघ के, तो फार्मर्स ने, किसानों ने इनको अपना माना कि इनके साथ हम अपना प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. तो फार्मर रेज देयर वॉइस अगेंस्ट ऑल दिस. तो फार्मर्स ने, किसानों ने अपनी जो प्रॉब्लम थी वो सारा इनके साथ डिस्कस किया ताकि ये जो है गवर्नमेंट के साथ कुछ भी इनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें. साथ साथ लंदन बेस्ड एक न्यूज़पेपर था डेली हडल्स करके, इन्होंने भी पब्लिश की आर्टिकल्स फार्मर्स को सपोर्ट के अंदर कि फार्मर्स जो है सचमुच दे आर इन प्रॉब्लम्स. तो उन्होंने भी अपने न्यूज़पेपर में, तो ये लंदन बेस्ड न्यूज़पेपर था, भले वो इंडिया में था बट इसका ब्रांच जो लंदन में भी थे मेन. तो डेली हर्डर्स करके नाम था, उन्होंने अपने आर्टिकल्स लिखी फार्मर्स को सपोर्ट, ताकि दैट फार्मर्स आर इन पुअर और क्रिटिकल कंडीशंस, वी हैव टू सपोर्ट द फार्मर्स. दैट वाज इन 1925. अगेन द लेबर मेंबर्स, इसके साथ साथ और लोगों ने भी सपोर्ट किया इनकी प्रॉब्लम्स को, ताकि जो है प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट तक पहुंचे. तो द लेबर मेंबर्स, सर पैथिक लॉरेंस जो थे, तो ये भी थे जिन्होंने अपनी वॉइस जो थे फ्रॉम लेस्टर वेस्ट से, मतलब ये भी बाहर से थे, इन्होंने भी अपनी वॉइस जो थे फार्मर्स की वॉइस को सपोर्ट करने के लिए रेज हिज वॉइस इन सपोर्ट ऑफ द फार्मर्स. तो अपनी आवाज़ उठाई ताकि वो किसानों की बातों को बता सके. कहाँ पर? पार्लियामेंट के अंदर. दैट वाज इन द लोअर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट्स. तो सोचो यहाँ पे किसानों की प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए एक तो उन्होंने, किसानों ने अपनी लीडर्स जो थे मिनिस्टर्स ऑफ राम नारायण चौधरी के थ्रू बताया गया. फिर इनको मदद करने के लिए एक न्यूज़पेपर जो लंदन बेस्ड थे डेली हार्डर्स, उन्होंने पब्लिश की. और दूसरा एक लेबर मेंबर्स जो मिनिस्टर था सर पैथिक लॉरेंस, इन्होंने भी इनकी आवाज़ जो है पार्लियामेंट तक पहुंचाने की कोशिश की. तो इसी तरह से इनकी प्रॉब्लम्स ताकि सॉर्ट आउट हो जाए, सॉल्व हो जाए. तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा इन 1931 द पीजेंट मूवमेंट वॉज इन्फ्यूज्ड. तो लेकिन यहाँ पर कोशिश तो सभी ने की, लेकिन अल्टीमेटली जो उनका मिलना चाहिए था कंसेशन जो भी है, वो उतना रिजल्ट जो था प्रभावित नहीं हुआ. तो इसीलिए ये इनका मूवमेंट वो कंटिन्यू होता गया. फिर बाद में इन्होंने फॉर्म किया, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्र जाट क्षेत्रीय सभा फॉर्म किया 31 में 1931. द पीजेंट मूवमेंट वॉज इन्फ्यूज्ड विथ रिन्यूड वाइगर्स. मीन्स अब यहाँ पे इन्फ्यूज मतलब कि पहले से तो उनके अंदर था ही कि उनको लड़ना है अपने जो भी गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स जो उनको गवर्नमेंट तक बताना, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस होना था जो उनके अंदर थी, गुस्सा मान जो भी था मान लो, वो चीज़ें क्या हो गया, मिक्सड हो गए, क्योंकि एक वापस से एक सभा फॉर्म किया गया किसानों के लिए. ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें क्या हो गया, उसके साथ मिक्सड हो गई. तो ये इसका हो गया कि वो, तो इसके साथ क्या हो गया कि पहले वाला जो इनका एफर्ट्स था, जो वो काम कर रहे थे, वो किसके साथ इन्फ्यूज हो गया, मिक्स हो गया किसके साथ, ये नया सभा के साथ. एंड अब जो थे एक नया ऑर्गेनाइजेशन, एक नया मोटिव के साथ. तो रिन्यूड वाइगर्स मीन्स एक फुल एनर्जेटिक, क्योंकि एक ब्रेक के बाद जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी और बढ़ जाती है. तो रिन्यूड वाइगर्स मीन्स दैट वाज अगेन आफ्टर सम जो थी रुक गई थी मूवमेंट, थोड़ी ठंड हो गई थी, मान लो कि इसके अंदर जो एनर्जी थी वो थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन वापस से इस सभा के बाद ये चीज़ें वापस से सामने आई और लोगों ने वापस से उत्साह से, फुल एनर्जी से इसमें पार्टिसिपेट किया. टू ऑर्गेनाइज द फार्मर ऑन द रिलीजियस बेसिस, और साथ साथ फार्मर्स को रिलीजियस बेस, क्योंकि ये जो मोस्टली क्या था जाट क्षेत्र सभा थी, तो उन्होंने फिर से फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की बेस्ड ऑन रिलीजियस के थ्रू. ठाकुर देशराज तो थे, उन्होंने डिसाइड किया टू परफॉर्म अ जाट प्रज्ञापति महाजना. तो ये थे ठाकुर जो थे, उन्होंने डिसाइड किया कि एक याजना परफॉर्म किया जाएगा, और मेनली जो है जाट प्रज्ञापति उसके थ्रू महाजना, और ये थी जिसके थ्रू वो सारे फार्मर्स को, पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाए, जाट जितने सारे हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाए. सो आफ्टर होल्डिंग अ मीटिंग इन पथीना, तो इन्होंने एक मीटिंग कल सबसे पहले होल्ड किया, कंडक्ट करवाया, ताकि सबके साथ मिलकर डिसाइड किया जाए क्या होना है. तो ऑन 20 जनवरी 1934
ऑन द डे ऑफ बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का दिन था जहाँ पे उन्होंने कहा कि हम लोग याजना को परफॉर्म करेंगे। सो दिस याजना वो तो ये जो यज्ञ करते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग ये याजना परफॉर्म करेंगे, यज्ञ परफॉर्म करेंगे। और जो हमारे गाइडेंस होंगे तो अंडर द गाइडेंस ऑफ याजनाचार्य पंडित खेमराज शर्मा, तो पंडित खेमराज शर्मा के अंदर गाइडेंस के थ्रू ये याजना को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से सीकर में डिसाइड कर लिया गया। सो आफ्टर परफॉर्मिंग द याजना, जब याजना परफॉर्म हो गया तो द फार्मर्स जो थे इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। इन्होंने कहा कि जो याजनापति थे, ठीक है ना, याजनापति जो थे, जो यज्ञ में बैठे थे याजना में, कुंवर हुकुम सिंह, ये क्या करना, इनका मानना था वामस का कि इनको क्या करेंगे, एलिफेंट्स के थ्रू एक प्रोसेशंस करवाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और उसे हाथी में बैठा के इस तरह से हम लोग उनको एक मूवमेंट, जिस तरह से घूमना होता है इस तरह से सब आगे बढ़ेंगे ताकि लोगों को पता चले। तो उन्होंने डिसाइड किया। तो लेकिन जब इन्होंने, ये इनकी इच्छा थी, फार्मर्स की इच्छा थी कि उनको यजनापति कुंवर हुकुम सिंह को एलिफेंट में बैठा के ऑर्गेनाइज किया जाएगा एक प्रोसेशंस। लेकिन जो वहाँ के राजा थे, राजा कल्याण सिंह, और जो जागीरदार थे, तो राजा के बाद नेक्स्ट कौन आता है, जागीरदार आता है, नेक्स्ट रिच पीपल। तो इसी तरह ये दोनों ही जो थे ये इनके अपोजिशन में थे, ये इनके खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि इनके पीछे एक कारण है, क्योंकि राजा और जो जागीरदार थे इनका मानना था कि जो ये सोचते थे फार्मर्स जो है वो सोशली इन्फीरियर है, ठीक है ना। सोशली मतलब समाज में ये सबसे देखा गया, सबसे पहले अगर देखा गया तो टॉप में राजा है, फिर जागीरदार, फिर कहीं फार्मर्स आएंगे। तो ये फार्मर्स जो है इतना सोशली एकदम नीचे इन्फीरियर मान लिया इनको उन्होंने कि इनकी मतलब कोई सोशली कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है इनके। तो ऐसे में ये जो स्टेटस होता है, राइड करना, एलिफेंट में राइड करना, प्रोसेशंस करना, घूमना, तो ये किसका होता है, ये राजाओं का होता है, जागीर का होता है, ना कि किसी किसान का होता है। तो इसीलिए इन्होंने इस चीज़ों को अपोज किया। तो इसी तरह से ये चीज़ें उन्होंने डायरेक्टली जो था मना कर दिया। तो यहाँ पे देखो, रीजंस बिहाइंड दिस वाज द रूलर ऑफ द स्टेट्स एंड द जागीरदार रिगार्डेड द फार्मर्स टू बी सोशली इन्फीरियर, उनको इन्फीरियर मान लिया गया इन स्टेटस में, पैसे में। एंड दे रिगार्डेड द प्रोसेशंस व्हाइल राइडिंग ऑन एलिफेंट टू बी द सोल राइट, और ये जो एलिफेंट में चढ़ना, उनके साथ घूमना, प्रोसेस करना, जो भी ये राइडिंग ऑन एलिफेंट इज ओनली कैन बी डन थ्रू दैट किंग्स, जो है राजा है, जो पैसे वाले हैं, उनका ही है अधिकार और किसी और का अधिकार नहीं है। तो फॉर दिस रीज़न तो उन्होंने क्या किया, अब ये प्रोसेशंस को जो फार्मर्स याजना के बाद उन्होंने डिसाइड किया था, अपनी इच्छा जाहिर की थी कि कुंवर हुकुम सिंह को हम लोग इस तरह से एक ऑर्गेनाइज करेंगे प्रोसेशंस, और उसके थ्रू उन्हें हाथी में बिठा के पूरा घुमाया जाएगा। तो इस मूवमेंट को, इस प्रोग्राम को उन्होंने रोकने के लिए वहाँ पे क्या हुआ कि सीकर में जो एलिफेंट रखा गया था, जिसके थ्रू कुंवर हुकुम सिंह जो उसमें बैठेंगे और प्रोसेशंस में पार्ट लेंगे, उसे किसी ने रॉब्ड कर लिया, चोरी कर ली, द एलिफेंट ऑन द फर्स्ट नाइट ऑफ द याजना। तो याजना के पहले ही दिन, पहले दैट वाज नाइट, पहला जो फर्स्ट याजना हुआ उसके शाम को ही नाइट में उस एलिफेंट को किसी ने रॉब्ड कर लिया, चोरी कर ली। तो ये देखा जाता है कि मोस्टली एक पूरा का पूरा प्लानिंग था जो ये इंसिडेंस हुआ, अदरवाइज ये होता ही नहीं। So this incident of robbing the elephant agitated the public and the situation became intense. तो obviously कि ये सब कुछ सबको पता था कि क्या होने वाला है, नेक्स्ट दिन किस तरह से काम करना है। तो अगर वो हाथी अगर चोरी हो जाती है तो मोस्टली सबको समझ में आता है कि चोरी क्यों हुआ और कारण क्या है इसके पीछे। तो ये गुस्सा जो था उनके अंदर, मतलब एक और इग्नाइट कर देता है, सिचुएशन को ख़राब कर देता है। तो इस तरह से वहाँ एक रिनॉर्ड दैट वॉज फार्मर्स में, उन नामी दामी जो थे, बहुत नाम होता जिनका, तो फार्मर्स थे छोटू राम। उन्होंने क्या किया, एक टेलीग्राम सेंड किया जयपुर के महाराणा। तो उन्होंने एक टेलीग्राम सेंड किया जयपुर में महाराणा को, और उनको वार्निंग के साथ एक वार्निंग दिया उनको दैट इफ एनीथिंग हैपन्स बैड, अगर किसी के साथ भी कुछ बुरा हुआ, एक सिंगल फार्मर्स को भी नुकसान पहुंची, तो there would be immense loss at other place also and the Jaipur will have to suffer serious consequence.
तो उन्होंने कहा कि अगर किसी एक किसान को भी चोट पहुंचता है, कुछ नुकसान होता है, तो इसका रिजल्ट आपको भुगतना पड़ेगा, कि आपकी जगह बहुत ज़्यादा लॉस होगा और जयपुर जो है उसका रिजल्ट जो है वो खुद देखेगा। तो ये जो चुनौती थी, जो उनको वार्निंग भेजा गया थ्रू अ टेलीग्राफ, छोटू राम ने जो भेजा, तो वो जो थे राजा, उनको समझ में आया कि सिचुएशन जो है बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है, तो इसमें किसानों को और भड़काना नहीं चाहिए उनको। तो इसी तरह से फाइनली जो थे जो सीकर स्टेट्स थे वो चुपचाप उनके सामने झुक गए। बोर्ड इन फ्रंट ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ द फार्मर, मतलब कि उनकी बातों पे जो था, उनका डिमांड था कि वो हाथी के थ्रू प्रोसेशंस करेंगे, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और फिर बाद में उन्होंने खुद ऑर्गेनाइज किया। स्टेट इटसेल्फ प्रोवाइड अ वेल डेकोरेटेड एलिफेंट्स, क्योंकि वो तो चोरी हो चुका था, तो सीकर स्टेट्स ने खुद से एक हाथी जो थी इसको डेकोरेट करके अच्छा सा प्रोसेशंस के लिए उन लोगों को दे दिया, फार्मर्स को दिया। सो इन दिस याजना प्रोग्राम, तो ये याजना प्रोग्राम दो फिर कंटिन्यू हुआ। तो कहा गया इस प्रोग्राम्स के थ्रू कहा गया इट वॉज बिन कंटिन्यू फॉर 7 days, 7 दिन तक ये चला। अराउंड 3 lakh people participate from regions। तो यहाँ पर देखो कि एक याजना जो परफॉर्म्स किया गया और ये लगभग 7 दिन तक चला, तो इसमें लगभग 3 lakh पीपल्स पार्टिसिपेट किए थे, और अलग अलग जगहों से, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, लोहारू, पटियाला, हिसार, तो ये आसपास के जो एरिया थे उस सभी एरिया से 3 lakh, अराउंड 3 lakh पीपल्स असेंबल्स में पार्टिसिपेट्स किया। और ये कहा भी जाता है दैट इज़ द बिगेस्ट याजना विच हैज़ टुक प्लेस इन द 20th century में, राजस्थान के अंदर हुआ था। तो ये याजना कंप्लीट हुई। कोशिश की थी रोकने के लिए, लेकिन उनको लास्ट में उनको झुकना ही पड़ा। फिर बाद में वुमेन्स ने भी अपने मूवमेंट जो था सीकर पीजन मूवमेंट में अपना रोल प्ले किया। कहा गया ठाकुर नाम सिंह ऑफ शीहोर जो थे, उन्होंने भी एक मैसिव मूवमेंट वुमेन्स मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिसेस किशोरी देवी के अंदर। और जगह था खतरा थल, और ये 25 अप्रैल 1934 में हुआ था। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एट्रोसाइड्स कमिटेड टुवर्ड द फार्मर्स वुमेन्स इन द विलेज नेम्ड बास ऑफ सोठिया। तो यहाँ पर ये मीटिंग का मुद्दा था कि जो फार्मर्स की वाइफ थी, फार्मर्स जो वुमेन्स होती है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। एट्रोसाइड मीन्स क्रूअल, बहुत ही गंदा व्यवहार किया गया था। दैट वाज सिटी, जो विलेज था नाम था बास ऑफ सोटिया। तो ठीक है, एट्रोसाइड मीन्स क्रूअल, बहुत ही क्रूअल, बहुत ही बुरा व्यवहार। तो इस व्यवहार को रोकने के लिए, इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए ये मीटिंग को बुलाया गया। अब इन्होंने वुमेन्स को जब ऑर्गेनाइज करना शुरू किया तो स्टॉप दिस मीटिंग। अब इस मीटिंग को भी बहुत देखा गया कि अगर वुमेन्स फिर कलेक्टिवली यहाँ पे गैदरिंग करेंगे और ये भी अपना पार्टिसिपेट करेंगे तो ये मूवमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा, कि सीकर मूवमेंट जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सीकर स्टेट जो थे, इन्होंने क्या कर दिया, इनको रोकने के लिए इन्होंने सेक्शन 144 लगा दिया, यहाँ पे कोई भी भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, है ना। तो इसी तरह से इवन आफ्टर दिस वुमेन्स मीटिंग टुक प्लेस, इसको लगाने पर भी वुमेन्स ने रूल्स को ब्रेकआउट किया, रूल्स नहीं माना और मीटिंग हुई उनकी। इन दिस मीटिंग वुमेन पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर्स, बहुत सारे वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया अलग अलग, जैसे मिसेस दुर्गा देवी शर्मा, मिसेस फुलन देवी, मिसेस रामा देवी जोशी, मिसेस उत्तमा देवी, तो एंड अदर्स। इसके अलावा तो ये सारे नामी दामी थे। इसके अलावा और भी प्रोमिनेंट लीडर्स की जो वाइफ थी, ये सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। On 25th April 1935, when a group of revenue officers went to खुदान village to collect the land revenue, तो जब रेवेन्यू ऑफिसर जब ये विलेज में गए थे, खुदान विलेज के अंदर लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर जब ये गए, और ये कौन थे, मतलब देखा जाए स्टेट्स के ऑफिसर्स थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए गए थे। एंड दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट द रेवेन्यू, जिस तरह से वो टैक्स ले रहे थे उसके खिलाफ था। तो यहाँ पर एक एल्डरली वुमेन्स थी जो उन्होंने लोगों को प्रोवोक किया, कि वो उत्साहित किया कि इसे रोके और हम जो फार्मर्स हैं वो रेवेन्यू ना दें। तो इस तरह से जो लेडी थी, एल्डरली लेडी ने धापा दादी, इन्होंने जब उनको कहा, फार्मर्स को कहा कि वो एक हो जाए और रिफ्यूज़ करे कि वो पेमेंट नहीं देंगे, टैक्स पेमेंट और ये जो रेवेन्यू है वो पे नहीं करेंगे। तो उसके बोलने के कारण जब उन्होंने वापस से लोगों के अंदर एक
दैट वाज याद दिलाया कि हम मूवमेंट कर रहे, प्रोवोक करने, याद उत्साहित करना उसे कहा जाता है, प्रोवोक करना उनको उत्तेजित करना फिर से। तो इस तरह से उन्होंने जो प्रोवोक करने के बाद कि अब फिर से एक हो जाओ और हम सब मिलकर रिफ्यूज़ करते कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, हम रेवेन्यू नहीं भरेंगे। तो इसके कारण लोगों ने वापस से सपोर्ट करने के एक दूसरे को खड़े हो गए एंड टू सप्रेस द पीजेंट रिवोल्ट। तो यहाँ पर जब ये लोगों ने शुरुआत की, रिवोल्ट करना शुरू किया कि हम टैक्स नहीं भरेंगे, तो इनको रोकने के लिए, पेजेंट को, रिवोल्ट को रोकने के लिए पुलिस ने ओपन फायर कर दिया, गोली चलाना शुरू कर दिया। तो जब इन्होंने, क्योंकि जब भी रेवेन्यू ऑफिसर्स जाते थे तो साथ में उनके गवर्नमेंट्स के पुलिस ऑफिसर्स होते ही थे, या फिर जो भी है कुछ ना कुछ सैनिक या सोल्जर्स होते थे। तो इसी तरह से जब इन्होंने देखा सामने वाले जो रिवोल्ट करने के लिए खड़े हैं, तो इन्होंने भी उनको रोकने के लिए फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो फायरिंग में 4 फार्मर्स जो थे, चेताराम, टिकुराम, तुलचरण एंड आशाराम, ये जो थे ये शहीद हो गए। क्यों? उन्होंने इनको, ये सामने खड़े थे तो गोली इनको लगी और ये शहीद हो गए, मार्शल हो गए। एंड 175 अदर फार्मर्स वे इम्प्रेजेंट, इसके साथ साथ ही 4 तो शहीद हो गए और 175 फार्मर्स जो थे उन्हें कैद कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, कैदी बना दी गई। आफ्टर दिस टेरिबल मैसेकल्स, तो देखा गया एक मैसेकल्स था कि अच्छा खासा इंसिडेंट्स जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। So the echo of Sikh peasant movement was once again heard in the British Parliament. तो ये इंसिडेंट्स के बाद इनकी आवाज़ जो थी, इनकी जो प्रॉब्लम थी, फिर से एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठाया गया, बट दैट वाज सिख पीजेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए, कि इनकी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना चाहिए। By the end of 1935, most of the demand of the farmers were accepted. तो देखा गया 1935 में जो किसानों का डिमांड था वो एक्सेप्ट किया गया। सरदार हरलाल सिंह, नेत्राराम सिंह, गौरीर, पन्नी सिंह, तो ये अलग अलग जितने सारे लीडर्स थे, ये सारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे इस मूवमेंट्स के। तो इन्होंने बलिदान दिया, योग किया, और स्टार्टिंग में तो पीसफुली थी। अगर उस लेडी ने उनको प्रोवोक नहीं किया होता तो ये रिवोल्ट जो था, मोस्टली इस तरह से जो लोग शहीद हुए वह शहीद नहीं होते, और शायद इनका डिमांड भी एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद ही पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में फिर से इनकी प्रॉब्लम्स को सुनने की कोशिश की, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, और जो मोस्टली देखा गया एक्सेप्टेड भी हुआ। तो इसी तरह से पीजेंट मूवमेंट जो था ये एंड हो गया इन सिख। जो नेक्स्ट मूवमेंट है हम लोग डिस्कस करेंगे, बेगम पीजेंट जो था, बेगम पीजेंट मूवमेंट चित्तौड़गढ़ का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।